नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओबीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने पहला भाग राज्यपाल का अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन शुरू करेंगे अपने भाग सेकंड, राज्यपाल से संबंधित जो भाग सेकंड है उसको अपन आज शुरू करेंगे। तो इसी को अपन ये जो है आपके भाग सेकंड राज्यपाल, ठीक है, शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अनुच्छेद 361 राज्यपाल की उन्मुक्तियां अथवा विशेषाधिकार, यानी राज्यपाल को क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त है उसके बारे में जो है अपन 361 जो अनुच्छेद है वो बात करता है। तो 361 अनुच्छेद में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला 361(1) राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग ऑब्लिक कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जो भी अपन ने राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा था, या अपन ने जो विधान अपने राज्यसभाओं के सदस्य हैं उनके बारे में भी पढ़ा था कि भाई अपने उनके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, अगर उनका निर्वाचन अयोग्य भी हो जाता है फिर भी उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो मान्य रहेंगे, वो सेम वो की वो बात है। तो न्यायालय के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं रहेगा। राज्यपाल अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए जो भी कार्य करेगा उस कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं रहेगा। फिर है अनुच्छेद 361(2) राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, थोड़ा पेन चेंज कर देते, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब तक वो राज्यपाल है तब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो प्रारंभ नहीं की जा सकती, प्रारंभ नहीं की जा सकती। अब आगे क्या बात करता है अनुच्छेद 361(3) क्या बात करता है कि राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता। जब तक कि राज्यपाल अपने पद पर है तब तक न उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता, ये गिरफ्तार करने का न आदेश जारी कर सकता न्यायालय, न कारावास की सजा न्यायालय कोई सुना सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो अनुच्छेद 361(4) ये विशेषाधिकार है। आगे राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन उससे पहले निम्न 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कोई व्यक्तिगत राज्य के संबंध में काम नहीं, कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई कार्य किया है उसके खिलाफ जो है वो सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी कि आपके खिलाफ जो है ये कार्रवाई सिविल न्यायालय सिविल कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है, इसकी लिखित सूचना देनी होगी, ठीक है। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, 2 महीने का टाइम देना होगा राज्यपाल महोदय को कि 2 महीने के अंदर अंदर वो अपना पक्ष रखने का और अपनी तरफ से जो बात रखने का जो है वो समय 2 महीने का उनको दिया जाना चाहिए कम से कम। फिर आगे सूचना में पक्षकार अपना नाम, पता, कार्रवाई की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का विवरण देगा। जिसने भी उनके खिलाफ जो दावा किया है राज्यपाल महोदय के खिलाफ, तो उसे जो है अपना नाम, पता और किस कार्रवाई की क्या प्रकृति होनी चाहिए, क्या कोई अनुतोष मांग रहा है, क्या कोई राशि मांग रहा है, क्या कोई हर्जाना भरवाना चाहता है, तो उसका सारा विवरण जो है वो दिया जाना अनिवार्य है। अगर ये 3 शर्तें पूरी की जाती है तो सिविल कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सकती है। क्लियर? बढ़े आगे। अब है अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का कार्य संचालन। अब देखो, अब राज्यपाल महोदय जो है राज्य सरकार का कार्य संचालन करेंगे तो उस समय इनके अधिकार क्या रहेंगे। तो एक तो है 166(1), 166 ही पढ़ रहे, किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। कल भी पढ़ा था हमने, देश की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, राज्य की समस्त कार्रवाई है जो वो राज्यपाल के नाम से की जाएगी। आगे क्या कह रहा है, एज इट इज लेके आया हूं। क्योंकि कारण यह है कि इसमें से क्वेश्चन, राजस्थान का एग्जाम है, क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है और डीप क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनमें कोई बिल्कुल परिवर्तन नहीं, एज इट इज जो उसमें लिखा हुआ है अपने जो 166 अनुच्छेद में वो चीजें एज इट इज अपन लेके आए। लगभग सभी अनुच्छेद में यही करने का कोशिश किया है। 166(2) राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा और राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नागत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल
द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश लिखित है या नहीं है। मतलब राज्यपाल के द्वारा अधिप्रमाणित करके अगर कोई आदेश जारी कर दिया गया है, उनके द्वारा प्रमाणित करके कोई जो है आदेश जारी कर दिया गया है, तो उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। पहला तो यह है कि सारी कार्रवाई जो है वो राज्यपाल के नाम से की जाएगी। दूसरा यह है कि राज्यपाल ने अधिप्रमाणित कर दिया किसी कार्य को तो उसे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब है 166(3), एक भाग रह गया था। राज्यपाल मंत्रियों के कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा, अर्थात राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है। मंत्रियों के कार्य आवंटन के लिए जो नियम है, पोर्टफोलियो देना तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन कार्य आवंटन उस पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो उनको प्राप्त हुआ है पोर्टफोलियो, उसमें कौन कौन से कार्य होंगे, क्या क्या कार्य मंत्रियों द्वारा किए जाएंगे, ये जो है इसके लिए नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? वो है राज्यपाल महोदय के पास है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आती है राज्यपाल की शक्तियां। पहली है राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां। कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका की शक्तियां। क्या है देखो, अनुच्छेद 154, 164, 165, 166 और 233। 233 क्या क्या है भाई? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये अपन 154 में पढ़ चुके हैं, 152 पढ़ा था शुरुआत में, फिर 153 पढ़ा था और 154 में यही लिखा हुआ था कि सारी कार्यपालिका की शक्तियां जो है वो किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। क्लियर सी बात है। फिर आगे 164, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत जो है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। फिर अनुच्छेद 165 क्या कहता है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सेम आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपेयर करके पढ़ना। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उसके बाद महान्यायवादी आया था 76 में, 75 में प्रधानमंत्री था और मंत्रिपरिषद थी, 76 में महान्यायवादी आया था। सेम होगी वो बात है। 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति है, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, और 165 में आ गया महाधिवक्ता। बात वो की वो है। ठीक है, फिर आता है 166, राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। एज इट इज बात राष्ट्रपति में भी थी कि देश के समस्त कार्य जो है वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करेगा राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति और दोनों कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं तो कई बार क्या है बीच में मिक्स हो जाता है, फिर भी। और आगे राज्य स्तरीय आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य स्तरीय जितने भी आयोग है, जितने भी उनके सदस्य है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन एक एग्जाम्पशन है, महिला आयोग के जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? चीफ मिनिस्टर द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। फिर आगे राज्य के सभी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। ये बेसिक सी चीजें, ये शायद मेरे हिसाब से सभी को जानकारी होती है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, विभिन्न आयोगों में नियुक्तियां। कौन कौन से आयोग में क्या क्या नियुक्ति जो है वो की जाती है? तो पहला देखो, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत जो है आरपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 243 के से 243 ZA, इनमें ये विवरण है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। फिर आगे क्या है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अनुच्छेद 243 I से लगाकर 243 Y तक, 243 I से लगाकर 243 Y तक। फिर आगे क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, आयोग के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। देखो, आरपीएससी आ गई, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, वित्त आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति। फिर राज्य सूचना आयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य दोनों की, जो राज्य सूचना आयुक्त है
उनके अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये तो है प्रमुख मोटे मोटे जो आयोग हैं जिनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब ऐसे कौन से आयोग या कौन से बोर्ड हैं जिनका प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है? तो विभिन्न आयोग और बोर्ड के प्रमुख के रूप में राज्यपाल काम करेगा। पहला, एक तो अध्यक्ष होता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में आया हुआ है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान इन सब का जो है मिक्स एक पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका अध्यक्ष जो है वो कौन है? राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है, फिर आगे राजस्थान का राज्यपाल उन राज्य विशेष से, जिस राज्य से जो है राज्य विशेष से जो है राज्यपाल होगा। फिर अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण बोर्ड जो है उसका अध्यक्ष भी कौन है? तो राज्यपाल है। फिर आगे अध्यक्ष अरावली विकास बोर्ड, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। अरावली विकास बोर्ड के भी अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। फिर आगे अध्यक्ष राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। फिर संरक्षक राजस्थान स्काउट गाइड के भी संरक्षक कौन होते हैं? तो वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं अपने राज्यपाल महोदय। कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय, अपन ने पढ़ लिया अभी जस्ट। और अध्यक्ष होते हैं भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति। सैनिक कल्याण समिति हो भले भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति हो, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोनों के अध्यक्ष राज्यपाल महोदय होते हैं। देखो, एक तो अध्यक्ष होंगे राजस्थान के राज्यपाल, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के एक अध्यक्ष होंगे, सैनिक कल्याण बोर्ड के एक अध्यक्ष होंगे, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के एक अध्यक्ष होंगे, अरावली विकास बोर्ड के एक अध्यक्ष होंगे, रेड क्रॉस सोसाइटी के, और संरक्षक होते हैं। ध्यान रखना, जहां जो शब्द है वो यूज करना है। संरक्षक होते हैं स्काउट गाइड के। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे। अब है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या क्या है? तो अनुच्छेद 158, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की अनुमति से जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा? राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। कहां प्रस्तुत किया जाएगा? ये सिंपल सी बात है, विधानसभा में पेश किया जाएगा। कहां पेश किया जाएगा? विधानसभा में। फिर आता है अनुच्छेद 202, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। देखो, दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाएगा, और बजट जो है वो वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 158 और 202। फिर आता है अनुच्छेद 243 आई, पंचायतों से संबंधित है, तो पंचायतों हेतु वित्तीय अनुदान, पंचायतों हेतु वित्तीय अनुदान। फिर आता है अनुच्छेद 243 वाई, ये हो गया नगर पालिका हेतु वित्तीय अनुदान। दोनों साथ में ही देख लेते हैं। पंचायतों हेतु तो है 243 आई में, और 243 वाई में है नगर पालिका हेतु। ठीक है, फिर आता है आगे वित्तीय अनुदान हेतु राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। इन दोनों को जो वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, अपन पढ़ते हैं कि वित्त आयोग की जो है नियुक्ति की जाती है राज्यपाल महोदय द्वारा। तो राज्यपाल महोदय द्वारा जो है वो पंचायतों को वित्तीय अनुदान देने के लिए और नगर पालिकाओं को वित्तीय अनुदान देने के लिए जो है वो वित्त आयोग का गठन जो है वो करता है। फिर अनुच्छेद 267, इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ये। ठीक है, अपन ने पढ़ा है 266 266 दोनों पढ़े। राज्य की आकस्मिक निधि कोष पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, सेम केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का होता है नियंत्रण। फिर राज्य की संचित निधि पर विधानमंडल का नियंत्रण होता है, ये ध्यान रखना। आकस्मिक निधि पर तो है राज्यपाल का नियंत्रण, और राज्य की संचित निधि पर जो है वो किसका है? तो विधानमंडल का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? विधानमंडल का। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे आती है न्यायिक शक्तियां। क्या आती है? नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां। क्या है? तो अनुच्छेद 161 इंपोर्टेंट है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या माफ करना, राज्यपाल के द्वारा किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या माफ करना जो है वो किस अनुच्छेद में? तो 161। कल अपन इसके बारे में पढ़ चुके वैसे। फिर आगे अनुच्छेद 219, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। फिर आगे 233, अभी जस्ट पढ़ा था अपन ने कि राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये भी अपन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है। फिर आगे क्या बात आती है? फिर आती है इनकी विधायी शक्तियां। फिर आती है नेक्स्ट
विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां में क्या है, तो अनुच्छेद 168। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जैसे वहां पढ़ा था अपन ने, वहां पढ़ा था कि संसद यानी किस किस को पढ़ा था, संसद में संसद के अंग के रूप में तीनों को पढ़ा था। एक तो पढ़ा था लोकसभा को, एक पढ़ा था अपन ने राज्यसभा को, और एक पढ़ा था अपन ने राष्ट्रपति को। सेम वो का वो सिस्टम होता है जो विधानमंडल में होता है। विधानमंडल में वही विधानसभा, कहीं अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद है तो परिषद, और राज्यपाल सेम अभिन्न अंग होता है। फिर आगे कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 168 के तहत। फिर आगे अनुच्छेद 171 विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है साहित्य क्षेत्र, कला क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, समाज क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। सेम वो की वो बात राष्ट्रपति में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। यहां यह प्रावधान कर रखा है कि जितने भी सदस्य होंगे विधान परिषद के, उसका 1/6 यहां फिक्स नहीं है, संख्या फिक्स नहीं है, यहां जो भाग फिक्स है, और राष्ट्रपति में जो है वो संख्या फिक्स है। बढ़े आगे, फिर आगे है 233 राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है, जो कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आता है 174 राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन आहूत करता है व सत्रावसान करता है। सेम वो की वो बात, राष्ट्रपति वाली बात। लेकिन अगर मान लो आपको यह पूछा जाए कि स्थगित कौन करता है, स्थगित कौन करता है, तो स्थगित में आप ध्यान रखना विधानसभा अध्यक्ष। स्थगित कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन उसको आहूत करना और सत्रावसान की घोषणा करना कि भाई ये सत्र जो है वो समाप्त होता है, ये दोनों विशेषाधिकार जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जी को है, सेम राज्यपाल को राज्य में अधिकार है। फिर आगे बढ़ते हैं। सीएम की सिफारिश पर विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। सेम वो का वो पढ़ा था अपन लोकसभा में। इसीलिए मैंने, कई लोग हो सकता है कईयों को ये लगता होगा कि भाई राज्यपाल थोड़ा जो है 2 क्लासों में और फटाफट जो है जितना हो सके ज्यादा स्लाइडें बनाकर जो है वो क्लास है। कारण उसके पीछे यही है कि लगभग काफी चीजें जो है वो अपन ने राष्ट्रपति में जो याद किए वो की वो चीजें हैं, तो उसमें फिर ज्यादा टाइम कंज्यूम करके आपका एग्जाम है, तो उस हिसाब से ही जो है वो क्लासेस डिजाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव, जो सचिव है, सेक्रेटरी है, प्रत्येक सदस्य को, कौन सा सचिव, कहां का सचिव, तो ध्यान रखना विधानसभा का सचिव। ठीक है, प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देगा। कितने दिन पूर्व देगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस दिन जो संयुक्त अधिवेशन या सत्र आहूत किया जा रहा है राज्यपाल महोदय द्वारा, तो उसकी सूचना जो है वो विधानसभा का सचिव जो है वो 21 दिन पूर्व जो है इसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को देगा। विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की वो बात, प्रथम तिथि के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। वो अपन ने पढ़ा है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो की वो बात है कि भाई जो जहां समाप्त हुआ, जिस दिन जो है समाप्त हुआ, सत्र समाप्त हुआ, उससे और अगले सत्र के प्रथम दिन में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर, ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बढ़े आगे। अब है अनुमति रोकना या वीटो का प्रयोग करना। अनुमति रोकना या वीटो का प्रयोग करना किस तरह से कर सकता है राज्यपाल वीटो का प्रयोग, तो राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो पावर होते हैं, निषेधाधिकार मतलब। एक तो होता है निलंबनकारी वीटो और एक होता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी और अत्यंतिक वीटो। अब पहले पढ़ते हैं फर्स्ट निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या है, जब राज्यपाल, निलंबनकारी मतलब पुनः विचार के लिए थोड़े दिन के लिए रोक लेना। निलंबन सबसे ही पता चल रहा है कि भाई निलंबित, देरी करना। राज्यपाल पुनः विचार हेतु लौटा देता है किसी विधेयक को, जो है पुनः विचार हेतु लौटा देता है, तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। सीधी सी बात, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उसको रोका गया, निलंबित किया गया, रोका गया। ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनः विचार हेतु लौटा सकता है
यदि राज्य विधानमंडल पुनः उसे उस विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। यह सवाल जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया तब उस क्लास के नीचे किसी ने पूछा था ये सवाल, तो मैं इसी विचार में था। मैंने कहा राज्यपाल जब पढ़ाएंगे, बीच में कोई बात समझाते तो समझ में नहीं आती है, राज्यपाल जब पढ़ाएंगे तब मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा कि अगर यही प्रश्न पूछा था कि सर अगर वापस भेजते हैं तो क्या उसका अधिकार रहेगा, तो बाध्य है। राज्यपाल जो है वो बाध्य है उसे पास करने, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है वो उसे अनुमति देने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जो है वो बाध्य है। एक बार वापस भेज दिया पुनः विचार के लिए, लेकिन विधानसभा में गया वो विधेयक गया और विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं हुआ या कुछ संशोधन करके वापस भेजा गया, तब राज्यपाल महोदय जो है वो बाध्य है कि उस पर जो है हस्ताक्षर अपने करे, उसे अनुमति दे। फिर आगे, राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते, अपन ने पढ़ा है। इनकी पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है, तो पुनः विचार के लिए लौटाने की बात ही नहीं, अर्थात उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर राज्यपाल वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। वित्त विधेयक और जो साधारण विधेयक जो है उन पर जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राज्यपाल महोदय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है आत्यांतिक वीटो। जब राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है तो आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं किसी विधेयक को जो है पारित करने के लिए या उस पर साइन करने के लिए या उसे अनुमति देने के लिए जो है, जब राज्यपाल महोदय अगर स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं तो उसे कहा जाता है आत्यांतिक वीटो। ठीक है। क्या होता है, सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। जो गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं बताओ भाई? सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक अपन ने पढ़ा था। एक तो जब जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा वो सरकारी विधेयक, जो किसी विधानसभा सदस्य द्वारा, वहां सांसद के द्वारा हो गया या विधानसभा सदस्य के द्वारा पेश किया जाएगा, वो गैर सरकारी जो है वो विधेयक माना जाएगा। याद आ रहा है कुछ? आई थिंक, मैं विश्वास रखता हूं कि याद आ रहा होगा आप लोगों को। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लाइन है ये कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु या राष्ट्रपति के हेतु जो है वो आरक्षित रख सकता है, रोक के रख सकता है? तो यस, राज्यपाल को ये अनुमति है। राज्यपाल निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु रख सकता है। देखो ये अगली स्लाइड में अपन देखेंगे किस किसको रोक सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो बढ़े आगे। एक तो अनुच्छेद 175 के तहत सदन या सदनों के अभिभाषण का या उनके संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार। अच्छा, स्लाइड आगे पीछे हो गई। अच्छा ये रहा, ठीक है, उसको फिर बाद में देख लेंगे अपन। ये रहा, ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है या अल्पीकरण का काम करता है, उस विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है। स्लाइडें थोड़ी आगे पीछे अपलोड करते वक्त हो जाता है। फिर आगे, ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, उसे भी जो है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। या तो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक हो या फिर नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हो तो उसको रोक सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, केंद्र सरकार के लेवल का हो, तो उसे भी जो है वो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। फिर आगे, ऐसा कोई विधेयक जो अनुच्छेद 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। 31C पढ़ा था अपन ने, अनुच्छेद 31। तो 31C के तहत जो है संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो उसको भी जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, ऐसा लग जाए राज्यपाल महोदय को कि यह संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको भी रोक सकते हैं। फिर आगे, ऐसा कोई विधेयक जो देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, अगर देश के हित के विरुद्ध है तो उसे भी रोक सकता है। फिर आगे, वित्तीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित, जो धन विधेयक पारित किया जाता है वो राज्यपाल की अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है वो पारित
नहीं हो सकता। तो ये जो है, ये मोटे मोटे जो विधेयक हैं उनको जो है वो राष्ट्रपति महोदय के लिए रोक सकता है राज्यपाल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201। एक सेकंड, ये आगे पीछे कैसे होगी स्लाइड? ठीक है, हाँ, ये वो भाग उधर चला गया था। अब अपन वापस इस तरफ आ जाते हैं उस स्लाइड पे। 175, अनुच्छेद 175। स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम दिया गया, टेंशन नहीं करनी। ये जो भाग है इस स्लाइड के, इसके नीचे वाला भाग है, इसके स्थान पर इस स्लाइड में चला गया था। अपन वापस इसको पढ़ते हैं। 175, ठीक है। 175 क्या है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार। राज्यपाल को अधिकार क्यों? क्योंकि देखो, आपको सारी चीजें क्लियर। 174 पढ़ रहे थे अपन, 174 पढ़ रहे थे, बीच में इनके जो वीटो पावर 174 से संबंधित थे, अब 175 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं तो कमेंट पे कमेंट आएंगे, सर आपने सब आगे पीछे कर दिया, वो कर दिया, इसलिए मेरे ये क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, राज्यपाल के अभिभाषण एवं संदेश भेजने का जो अधिकार है वो किसमें है? 175 में, अनुच्छेद 175 में। 174 में तो विधानसभा जो है वो आहूत करने का, और 175 के तहत जो है वो अभिभाषण देने का। 175(1), राज्यपाल विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। मतलब जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वहां तो दोनों सदनों के लिए समवेत, यानी जो कंबाइंड जो है संसद बुलाई जाए, सॉरी, विधानसभा विधान परिषद दोनों को कंबाइंड बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत बताइए भाई? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। तो उस संयुक्त अधिवेशन में या तो दोनों सदनों को, या फिर कहीं पर सिर्फ, जैसे राजस्थान में केवल विधानसभा है तो सिर्फ एक सदन को जो है अभिभाषण करने का जो है अधिकार है। इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा कि भाई जब राज्यपाल महोदय जो है वो अभिभाषण कर रहे हैं तब समस्त सदस्य जो है वो उपस्थित रहे, समस्त सदस्य उपस्थित रहे। फिर 175(2), राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों या एक सदन को संदेश भेज सकता है कि अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाए। कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि लगातार लंबित चल रहा है, तो राज्यपाल महोदय को 175(2) के तहत ये अधिकार है कि वो अपना संदेश जो है या तो दोनों विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो दोनों को, या फिर सिर्फ विधानसभा को जो है वो संदेश भेज सकते हैं कि आप जहां तक हो सके इस पर यथाशीघ्र जो है विचार करें और इसे पारित करने का, मतलब जो भी इसमें सुधार करते हुए जो है वो विचार करें। फिर आता है अनुच्छेद 176, के बाद राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। देखो, ये तो है जो है बैठक बुला के साधारण जो है वो है, अब है विशेष अभिभाषण 176(1). राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से समवेत करके अभिभाषित संबोधित कर सकता है और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। विशेष कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है या कोई विशेष स्थितियां बनती है तब जो है वो विशेष अभिभाषण जो है वो राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाएगा। और विशेष अभिभाषण, अभी जो ये आह्वान है वो क्यों किया गया, विशेष जो अधिवेशन है वो क्यों बुलाया गया, उसका कारण भी जो है वो जो विधायक महोदय है उनको बताएंगे। फिर आगे क्या है, राज्यपाल विशेष अभिभाषण आम या साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र यानी बजट सत्र के प्रारंभ में करता है। यानी बजट सत्र के प्रारंभ में, पहला सत्र बजट सत्र होता है, अपन ने पढ़ा था, तो बजट सत्र के प्रारंभ में, और जब भी निर्वाचित होकर नई विधानसभा जो चुनकर आती है तब जो है वो संयुक्त अधिवेशन जो है उसको संबोधित करने का राज्यपाल महोदय का अधिकार है। ये विशेष है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 176(2), सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। मतलब जो राज्यपाल महोदय द्वारा जो भाषण दिया गया है उस पर जो है वो बहस करने के लिए, उस पर जो है चर्चा करने के लिए जो है
वो समय जो है वो दिया जाएगा, उस सदन द्वारा जो है वो समय दिया जाएगा। अपने को पता है, अपन जब कार्रवाई देखते हैं तो कि भाई राष्ट्रपति महोदय के अभी भाषण पर जो है वो बहस चल रही है या चर्चा चल रही है, पढ़ते हैं वैसे का वैसे राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो है वो चर्चा या बहस जो है वो चल रही है। फिर आगे अनुच्छेद 200 इंपोर्टेंट, राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करता है या पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है, अनुमति मंजूरी दे सकता है। जब किसी विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तब वह विधेयक कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है, अर्थात कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही जो है वो क्या बनता है, कानून या अधिनियम। ये जो अपन ने पहले जो पढ़ा है सारी चीजें वीटो पावर के अधीन जो है वो पढ़नी जरूरी थी, लेकिन अनुच्छेद 200 के तहत जो है, अनुच्छेद 200 के तहत जो है वो ये अधिकार है कि राज्यपाल जो है किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है या राष्ट्रपति के लिए जो है वो सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 200 पावर कौन से है, तो अंत्योतिक और निलंबनकारी वीटो। वीटो पावर सारी जो शक्तियां हैं वो अपन साथ में पढ़ रहे थे तो उसके साथ पढ़ लिया। अनुच्छेद जो है वो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 क्लियर। प्रश्न यही बनता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और कब रख सकता है, तो ये अपन पढ़ चुके, ये पढ़ चुके कि इन परिस्थितियों में जो है वो रख सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। दोनों स्लाइडों का मैटर जो है, दोनों स्लाइडों से संबंधित जो मैटर है वो एक साथ आ गया, इसलिए ये चीज यहां आई थी। ये अब आपके जो है वो क्लियर हो गई होगी। फिर आता है अनुच्छेद 201, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। वो अब राष्ट्रपति महोदय का विशेषाधिकार है 201 के तहत, वो चाहे तो अनुमति दे, वो चाहे तो अनुमति नहीं दे। फिर आता है अनुच्छेद 213, इंपोर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 213 क्या कहता है, तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कई बार क्वेश्चन 123 राष्ट्रपति का है और इन्हीं अंकों को चेंज करके 213 देख लो, अंक वो के वो है, 2 को आगे ले आए तो ये हो गया 213 में, ये तो हो गया राज्यपाल महोदय से संबंधित और ये हो गया अपने राष्ट्रपति से संबंधित। क्या है दोनों में, क्या है, तो दोनों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब आगे, राज्यपाल अध्यादेश किसी भी समय बिना किसी सिफारिश से वापस ले सकता है, ये उनको अधिकार है। बिना किसी सिफारिश के, मंत्रिपरिषद की सिफारिश या मुख्यमंत्री जी की सिफारिश की अनिवार्यता नहीं है, वो उनको स्वैच्छिक वो एक अधिकार है कि वो चाहे जब जो है उस विधेयक जो अध्यादेश है उसको रिटर्न ले सकते हैं। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, कोर्ट में इसको उसके ऊपर स्टे या कोर्ट में उस पर जो है चैलेंज किया जा सकता है। फिर अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह यानी 42 दिन के लिए होती है। जो भी अध्यादेश जारी किया जाएगा उसकी अवधि कितने दिन की रहेगी, 6 सप्ताह की, यानी 42 दिन के लिए राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर है 213(1), अब और इसमें क्लियर हो जाएगा। जब विधानमंडल के एक सदन का या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर एक आदेश जारी करके अध्यादेश जारी। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, भले दोनों सदन कौन कौन से, तो विधानसभा और विधान परिषद, जहां दोनों सदन है, भले दोनों सदन या तो दोनों सदन नहीं चल रहे या दोनों में से एक सदन नहीं चल रहा है, दोनों में से भले कोई भी एक सदन नहीं चल रहा है, तब भी जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल महोदय को है। अब राजस्थान के बारे में अपन देखें तो राजस्थान में तो एक ही सदन है, विधानसभा, वो नहीं चलेगी तो सीधी अधिकार जो है वो मिल जाएगा। जहां 2 सदन है वहां ये प्रावधान है, भले ही दोनों में से एक सदन चल रहा है तो भी जो है वो कानून नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों में पास होना जरूरी है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल महोदय के पास है। ठीक है, और जब उनको लगता है कि भाई अब जो है विधानसभा नहीं चल रही है, विधान परिषद भी नहीं चल रही है, तब अब जो है जरूरी है कि भाई ये कानून बनाया जाए, तो वो है अध्यादेश जारी करके कोई कानून बनाने का कार्य कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अपने आगे। आगे क्या लाइन लिखी हुई है? परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि, आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, यदि ऐसा विषय जिसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो, ऐसा कोई विधेयक हो जो जिसमें कि राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो, विधानसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जो है अनिवार्य हो, तो वो राष्ट्रपति जी की सलाह के बिना जो है वो अध्यादेश उससे संबंधित जारी नहीं कर सकते। देखो मैंने इन पीपीटीज में सारी चीजें जो है, सारा कंसेप्ट जो है वो शामिल करने का प्रयास किया है। ये इसीलिए प्रयास किया है ताकि जो है आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो, तो पूरा का पूरा जो मैटर है उसको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। अब आप लोग वही कयास लगाते हो, कोई कहता है कि सर मैं हमारे चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कोई कहता है हमारे रीट का एग्जाम है, कोई कहता है हमारे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, सबके लिए है ये क्लासें। किसी में थोड़ा लेवल कम आएगा तो किसी में लेवल जो है वो हार्ड आएगा, लेकिन ये जो क्लासें हैं वो सभी एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना आवश्यक हो, जो कि अपन ने पढ़े, कौन से आरक्षित रखना हेतु, ये जो है अगर इनसे संबंधित कोई विधेयक है तो उस पर भी जो है राष्ट्रपति की बिना अनुमति के जो है वो जारी नहीं कर सकते। यदि राज्य विधानमंडल को अधिनियम ऐसा लगे, ऐसा हो, राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो, अन्यथा वो अवैध हो जाएगा। अगर ऐसा कोई विधेयक है इन तीनों से संबंधित, पहला कि ऐसा विधेयक जिसको विधानसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, दूसरा ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति की के लिए आरक्षित रखना जरूरी हो तो उससे संबंधित अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, या ऐसा अधिनियम जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना जो है अवैध हो जाएगा। यानी विधान परिषद ने भले पास कर दिया, राज्यपाल जी ने भी साइन कर दिया, लेकिन अगर उसमें राष्ट्रपति जी की अनुमति अनिवार्य है तो राष्ट्रपति जी की अनुमति के बिना जो है उससे संबंधित अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे आता है 213(2), अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो विधानसभा द्वारा बनाए गए अधिनियम का। सेम वही कानून, वही जो है अध्यादेश जो है विधि का रूप ले लेगा, यानी वही प्रभाव रहेगा जो विधानमंडल द्वारा अगर कोई अधिनियम बनाया जाता है तो वही प्रभाव जो है वो अध्यादेश का रहेगा। अनुच्छेद 213 का इंपोर्टेंट, ये ध्यान रखना, रहेगा तो वो प्रभावशील, लेकिन राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के पुनः संवित होने पर दोनों सदनों से 6 सप्ताह यानी 42 दिन में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। यदि दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीखों से शुरू हुई है, कुछ भी जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो सारी चीजें इन पीपीटीज में मिल जाएगी। कईयों के सवाल आएगा कि सर अगर विधानसभा तो चलो 4 तारीख को शुरू हो गई और विधान परिषद जो है वो 15 तारीख से शुरू हुई, तो कौन सी तारीख से 6 सप्ताह गिने जाएंगे, कौन सी तारीख से 6 सप्ताह गिने जाएंगे, वो भी जो चीज है वो आपके इसमें क्लियर करने की शुरू की है, ठीक है। फिर क्या अलग अलग तारीख को शुरू हुई है तो 6 सप्ताह की गणना बाद वाली तारीख से की जाएगी, ठीक है। कौन सी तारीख से? बाद वाली। जैसा मैंने उदाहरण बता दिया कि विधानसभा जैसे 4 तारीख को शुरू हुई और विधान परिषद 15 तारीख को शुरू हुई, तो 15 तारीख से जो है वो 6 सप्ताह गिने जाएंगे, ना कि 4 तारीख से। क्लियर? ठीक है। फिर आगे अनुच्छेद 213(2) ख, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। इसमें राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है। जस्ट अपन ने जब शुरुआत की तब ये चीज जो है वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में तो ध्यान रखना 213(2) ख में। फिर आता है अनुच्छेद 213(3). अब इस क्लास को देख के कईयों को लगेगा कि सर बहुत हाई लेवल हो गया ये तो, लेकिन यही है, क्वेश्चन बनने का की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए आपके पूरा रिवीजन जो है वो होना जरूरी है, पूरा जो है ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। आगे अध्यादेश 213(3) से संबंधित जो अध्यादेश से संबंधित है, अध्यादेश ऐसा कोई उपबंध करता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी, अधिनियम किए जाने पर विधि मान्य नहीं होगा, तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। परंतु संवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी किया जाता है जो संसद के किसी अधिनियम या विधि के विरुद्ध है, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश प्रभावी होगा। कोई ऐसा अध्यादेश जो है जो कि संवर्ती सूची से संबंधित है, संवर्ती सूची में केंद्र सरकार
और राज्य सरकार दोनों को नियम, विधेयक, अधिनियम बनाने का अधिकार है, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई संवृत्ति सूची का विषय है तो उस पर जो है अगर राज्यपाल महोदय जो है वो अगर कोई विधेयक जारी कर देते हैं तो वो प्रभावी नहीं माना जाएगा। वो भले विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाए उसी विधेयक को, सेम को, लेकिन जब तक राष्ट्रपति जो है उसको अध्यादेश को जो है वो जारी नहीं करते तब तक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा। यानी दोनों में अगर टकराव की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया जाएगा वो मान्य रहेगा। ठीक है। फिर है आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं है। केवल एक अधिकार है कि धारा जो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है वो लागू करने का एक आधार जो है राज्यपाल का प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन, राज्यपाल द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उस आधार पर जो है वो 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। ये एक अधिकार है, लेकिन ये आपातकालीन शक्ति नहीं है। तो आपातकालीन शक्तियां जो है वो केवल राष्ट्रपति जी के पास है। फिर 5वीं अनुसूची 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए जो प्रावधान करने का अधिकार है जो कि वो राज्यपाल महोदय के पास है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, यहाँ टाड़ामाड़ा क्षेत्र का जो है वो वहां का प्रशासन पर जो है नियंत्रण करने का भी अधिकार जो है वो किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आई थिंक, मुझे विश्वास है कि आपको सब चीजें समझ में आई होगी। तो इन 2 क्लासों के साथ ये जो है वो अपने राज्यपाल से संबंधित जो है वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। कल मैंने जो टॉपिक बताए थे तब उसमें किसी का एक कमेंट है कि सर नगरीय प्रशासन भी है। हाँ बिल्कुल, नगरीय प्रशासन भी है। अपन नगरीय प्रशासन भी पढ़ेंगे, नगरीय प्रशासन भी पढ़ेंगे। अगली जो क्लास मिलेगी आपको वो मुख्यमंत्री जी से संबंधित होगी। अब अपने 8 क्लास हैं, 8-9 क्लास है रीड के लिए। बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए अपन अलग से क्लासें लगाएंगे। अभी 7-8 क्लासों में जो है वो आपके कंप्लीट करवा देंगे। जैसे जैसे जिन जिन अंतरालों में जो है वो क्लासें आपको कंटिन्यू देने का प्रयास किया जाएगा। राज्यपाल से संबंधित इन दोनों क्लासों से आपके जो है प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पूरी संभावना, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो आप इनको व्यवस्थित जो है पढ़ ले। एक बार वापस इन क्लासों को आप देख लें जब रिवीजन करने बैठे तो 1.5 पे या फिर 1.75 पे भी आप जो है इन क्लासों को देख सकते हैं और जो है अपनी तैयारी है वो उसको और व्यवस्थित जो है वो कर सकते हैं आप लोग। अगली जो क्लास रहेगी अपने वो मुख्यमंत्री जी से संबंधित रहेगी। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित मिलेंगे उस क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।